नमस्कार, आप देख रहे हैं वर्ल्ड नाउ। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। वर्ल्ड नाउ में बात करेंगे ईरान की ताकत के बारे में। मिडल ईस्ट की महाजंग को 90 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन सवाल यही है आखिर इस जंग का बॉस कौन है। वॉशिंगटन से सुपर पावर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार धमकी दे रहे हैं, दावे कर रहे हैं कि उन्होंने दुश्मनों को घुटनों पर ला दिया है। ट्रंप का यह भी दावा है कि दुश्मन की नेवी खत्म कर दी, मिसाइल डिपो तबाह कर दिए, परमाणु ठिकाने मलबे में तब्दील कर चुके हैं, एयरफोर्स को खत्म कर चुके हैं। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? क्यों ना इस खबर को जरा फैक्ट चेक किया जाए। और अगर दुश्मन इतना ही कमजोर है तो बीते 90 दिनों से होर्मुज क्यों बंद है और 50 दिन से टेबल पर महाडील की मुहर क्यों नहीं लग पाई? क्यों दुनिया की सबसे आधुनिक एयर डिफेंस प्रणालियां एक सस्ते से दिखने वाले हथियार के सामने हाँफ रही हैं? यानी कि सच्चाई वो नहीं है जो ट्रंप गा रहे हैं या सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बता रहे हैं, या तो सच्चाई वो नहीं है जो डोनाल्ड ट्रंप गा रहे हैं, सोशल मीडिया पर बता रहे हैं, कूटनीतिक बयानों में दिखा रहे हैं। ये दावे जंग की जमीनी हकीकत से कोसों दूर हैं और बेहद चौंकाने वाले हैं। सबसे बड़ी रिसर्च आज हम आपको दिखाएंगे ईरानी हथियारों पर, ईरान के उस ब्रह्मास्त्र पर जिसने अमेरिकी सुपर पावर को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। आज करेंगे डोनाल्ड ट्रंप के दावे का सबसे बड़ा फैक्ट चेक। आसमान से लेकर समंदर की अगाध गहराइयों तक फैले उस सीक्रेट वॉर जोन का पर्दाफाश करेंगे जिसने अमेरिका जैसी महाशक्ति को भी होर्मुज मिलाकर डुबा दिया। आखिर क्या है उस सो कॉल्ड कमजोर कहे जाने वाले ईरान की अदृश्य ताकत? क्या है ईरान का असली गेम प्लान? दिखाएंगे आपको खबर वर्ल्ड नाउ में। इसके बाद वर्ल्ड नाउ में हम बात करेंगे अमेरिका और ईरान के गदर के बारे में। मिडिल ईस्ट की जंग में एक तरफ दुनिया सोच रही थी कि 50 दिन से जारी सीजफायर की बातचीत से शांति का रास्ता निकलेगा, वहीं दूसरी तरफ जंग के मैदान से एक ऐसी खबर आई जिसने सुपर पावर अमेरिका को हिलाकर रख दिया। ईरान ने दावा किया है कि उसने अपने बुशहर प्रांत में अमेरिका के सबसे घातक और करीब 1250 करोड़ रुपए की कीमत वाले MQ-9 रीपर ड्रोन को मार गिराया है। हालांकि वॉशिंगटन इस दावे को खारिज कर रहा है, लेकिन खुद अमेरिका के भीतर न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी जैसे बड़े नेता इस युद्ध के खिलाफ खुलकर सड़कों पर उतर आए हैं। और सस्पेंस और तनाव सिर्फ आसमान में नहीं है बल्कि समंदर की गहराइयों में भी है। ट्रंप को ईरान का प्रस्ताव पसंद नहीं आया तो उधर मुश्तबा ने भी अमेरिकी ड्राफ्ट को फाड़कर फेंक दिया। बातचीत के इसी गतिरोध के बीच अमेरिका ने ईरान के तेल कारोबार और होर्मुज स्ट्रेट में टोल वसूली करने वाली 15 संस्थाओं पर कड़े सैंक्शंस लगाए हैं। तो जवाब में सागर में अमेरिकी MH-60 सी हॉक हेलीकॉप्टर्स ने पनडुब्बियों को शिकार बनाने की लाइव ट्रेनिंग शुरू कर दी है। जाहिर सी बात है, सीजफायर खत्म हो चुका है, फेल हो चुका है और अब परमाणु डील की आड़ में दोनों मुल्क एक दूसरे को तबाह करने के सपने देख रहे हैं। क्या है होर्मुज की कहानी? सीजफायर डील पर कहां तक पहुंची है बात? क्या होगी शांति या फिर मचेगी सबसे बड़ी अशांति? दिखाएंगे आपको। फिर वर्ल्ड नाउ में हम बात करेंगे नेतन्याहू के ग्रेटर इजराइल के प्लान के बारे में। एक सवाल जो हमेशा से उठता रहा, क्या इजराइल गाजा पट्टी को हमेशा के लिए मिटा देना चाहता है? क्या इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अपने उस गुप्त और सबसे विवादित मिशन पर चल पड़े हैं जिसे दुनिया ग्रेटर इजराइल का सपना कहती है? अक्टूबर 2025 में हुए सीजफायर समझौते की धज्जियां उड़ाते हुए नेतन्याहू ने एक ऐसा चौंकाने वाला आदेश दिया है जिसने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया है। नेतन्याहू ने इजरायली सेना को गाजा पट्टी को कब्जे में लेने का फरमान जारी कर दिया है। वेस्ट बैंक की कॉन्फ्रेंस में खुद नेतन्याहू ने सीना ठोक कर कहा कि वो पहले 50%, फिर 60% और जल्द ही गाजा के 70% इलाके को इजरायली कब्जे में ले लेंगे। 2.5 साल की भीषण जंग में जिस गाजा को पहले ही खंडर बनाया जा चुका है, जहां 67,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी जान गंवा चुके हैं, वहां सीजफायर के बाद पिछले 7 महीने में 900 से ज्यादा लोग भी मारे गए। तो क्या हमास के खिलाफ युद्ध एक बहाना था? असली मकसद गाजा को कब्जाना था? और क्या इजराइल इस इलाके का भूगोल हमेशा के लिए बदल देगा? क्या है नेतन्याहू का ग्रेटर इजराइल प्लान और क्यों नेतन्याहू गाजा पर पूरी तरीके से कब्जे की बात कर रहे हैं? डिटेल आपको बताएंगे वर्ल्ड नाउ में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मिडल ईस्ट संघर्ष के 3 महीने पूरे हो चुके हैं और इस संघर्ष में अभी तक किसी को जीत नहीं मिली। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति हमेशा कहते हैं कि ईरान की नेवी खत्म हो चुकी है,
ईरान की मिसाइलें खत्म कर दी गई है, ईरान के परमाणु ठिकाने खत्म कर दिए गए हैं, ईरान का एयरफोर्स तबाह कर दिया गया है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ये बात नहीं बताते हैं कि ईरान आज भी सीना ताने खड़ा है और अमेरिका की नाक में दम कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के दावे में कितनी सच्चाई है, आज हम आपको बताएंगे, दिखाएंगे ईरान की उस ब्रह्मास्त्र को जिसके आगे अमेरिका जैसा सुपर पावर भी हार गया। दिखाएंगे उस ब्रह्मास्त्र की कहानी, उस रणनीति की कहानी जिसमें अमेरिका आज तक जंग नहीं जीत पाया। करेंगे डोनाल्ड ट्रंप की खबरों का फैक्ट चेक और आपको बताएंगे कि क्या वाकई ईरान की असली ताकत खत्म कर दी गई है जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। मिडल ईस्ट की जंग में 90 दिनों के बाद भी ईरानी सेना आज भी सीना ताने खड़ी है, फौलाद की तरह अमेरिकी नेवी के सामने। ईरान ने अमेरिका के सामने घुटने टेकने से इनकार कर दिया। करीब 50 दिन से एक ही बात चल रही है, डील करेंगे। लेकिन अमेरिका चाहकर भी ईरान पर हमला नहीं कर पा रहा है। इसके पीछे वजह है 50 दिन तक सीजफायर है, दोनों के बीच डील नहीं हो पाई है। जंग शुरू होने से पहले अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने माना था कि ईरान के पास मिडल ईस्ट में मिसाइल्स और ड्रोन का सबसे बड़ा जखीरा है। तो क्या यही ईरान की सबसे बड़ी ताकत है? पश्चिमी सैंक्शंस की वजह से ईरान का परंपरागत वायुसेना बेड़ा कमजोर पड़ गया, ये बात सच है, क्योंकि ईरान को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी तक पहुंचने नहीं दिया गया। तो ईरान ने एक दूसरा रास्ता अख्तियार किया, उसने मिसाइल्स और ड्रोन्स में निवेश करके अपनी ताकत को एक नया रूप दिया। और यही वो ब्रह्मास्त्र है जिससे अमेरिका तक कांपता है, वो ड्रोन्स और वो मिसाइल्स। ड्रोन्स के बारे में हमने आपको बताया, लेकिन इसका जखीरा कितना बड़ा है, बहुत सारे स्पेकुलेशंस हैं। मिसाइल्स का जखीरा कितना बड़ा है, कुछ कहते हैं 10,000, कुछ कहते हैं 5,000 है, कुछ कहते हैं 20,000 है, कुछ कहते हैं 2,000 है। क्या है असली स्टोरी? और मिडल ईस्ट की जंग में ईरान ने अमेरिका को घुटनों पर कैसे लेकर आया है, वो आपको दिखाते हैं। ईरान ने जंग में ज्यादातर बैलिस्टिक मिसाइलों का उपयोग किया, वो भी मीडियम रेंज के बैलिस्टिक मिसाइल का। ईरान ने 480 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया। ईरान में अभी तक 1200 से अधिक ड्रोन का इस्तेमाल किया है, जो कि हमलावर ड्रोन थे। ईरान ने अकेले इजराइल पर 290 से ज्यादा मिसाइलें दागी हैं और इजराइल पर 500 से ज्यादा ड्रोन्स का इस्तेमाल किया है। ईरान ने मिडल ईस्ट में ड्रोन्स के जरिए भारी तबाही मचाई है। ईरानी मिसाइलों की सटीकता ने अमेरिका इजराइल दोनों को चौंका कर रख दिया। अमेरिकी इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम भी नतमस्तक हो गए ईरान के हमलों के सामने। अमेरिका और ईरान जंग के बीच ईरान ने 170 से अधिक समन्वित हमलों में 12 से ज्यादा हमलावर ड्रोन का इस्तेमाल किया और 480 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइलों का उपयोग किया। इन हमलों में मुख्य रूप से सीरिया, इराक, जॉर्डन और खाड़ी क्षेत्र के अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। ईरान और उसके समर्थित मिलिशिया ने अमेरिकी बेस पर बड़े पैमाने पर ड्रोन दागे। इस भीषण ड्रोन और मिसाइल जंग में ईरान के सस्ते हथियारों ने अमेरिकी हथियारों को तबाह बर्बाद कर दिया और अमेरिकी डिफेंस सिस्टम को भेद कर अरबों डॉलर्स का नुकसान पहुंचाया। और इस दौरान दर्जनों अमेरिकी सैनिक भी घायल हुए। करीब 40 दिनों की जंग के बाद आज भी ईरान बहुत मजबूत है और डोनाल्ड ट्रंप के इस दावे में कोई आधार नहीं है कि उन्होंने ईरान को घुटने टिकवा दिए हैं। सोर्सेस की माने तो ईरान के पास अभी भी मिसाइलों का और ड्रोन्स का एक बहुत बड़ा जखीरा मौजूद है। जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसके हिसाब से ईरान के पास अभी करीब 10,000 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल हैं, जिसमें शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइलें मौजूद हैं। इनमें से कुछ मिसाइलें लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम भी LRSM भी हो सकती हैं। और ये सारी मिसाइलें रखी गई हैं 30 अलग अलग लोकेशंस पर, 30 लॉन्चर प्लांट्स में। वहीं ड्रोन्स की बात करें तो उनके जखीरे में शाहिद जैसे एक तरफा हमलावर ड्रोन्स की हजारों की संख्या है। खबरों की माने तो ईरान के पास 10,000 से ज्यादा अनयूज्ड ड्रोन हैं और कुछ खबर यह भी आई थी कि ईरान के पास अपना ICBM भी है, जिसकी मारक क्षमता करीबन 10,000 किलोमीटर तक हो सकती है। रिपोर्ट्स की माने तो ड्रोन्स में शाहिद 136 की संख्या अकेले 80,000 से ज्यादा है, क्योंकि शाहिद काफी कम लागत वाले लेकिन लंबी दूरी तक मार करने वाले आत्मघाती ड्रोन हैं। लगभग 2000 किलोमीटर तक मार करने की ताकत है। चलिए पहले ईरानी ड्रोन्स के बारे में जान लीजिए, फिर हम बात करेंगे ईरानी मिसाइल्स के बारे में। शाहिद 136 एक वन वे अटैक यानी कि कामिकाज़ी ड्रोन है। 2 से 2,500 किलोमीटर रेंज है।
50 से 90 किलोग्राम तक वॉरहेड ले जाता है। शाहिद 136 रफ्तार करीब 185 किलोमीटर पर आवर है। ये इतना सस्ता और घातक है कि ईरान के पास 136, अगर हम शाहिद 136 ड्रोन की बात करें तो करीब 8000 से ज्यादा इसकी संख्या है। अमेरिका ने इसकी नकल करके अपना एक लूकस ड्रोन भी बनाया है। इसके बाद सेकेंड वर्जन पे आ जाइए, शाहिद 131, वजन 135 किलोग्राम, रेंज 900 किलोमीटर, 15 किलोग्राम का वॉरहेड लगा होता है। 131 शाहिद जो है वो करीबन 3000 की संख्या में ईरान के पास है। शाहिद 149 ईरान का सबसे बड़ा ड्रोन। यह उन्नत मानव रहित लड़ाकू ड्रोन है। वजन 3000 किलो से ज्यादा है। यह 35 घंटे लगातार आसमान में रह सकता है। रफ्तार 350 किलोमीटर पर आवर की है। ऑपरेशनल रेंज तकरीबन 1000 किलोमीटर के आसपास है। ईरान के पास ऐसे ड्रोन्स की संख्या 2000 है। मुहाजिर 10 ऑपरेशनल रेंज करीब 2000 किलोमीटर, 24 घंटे तक हवा में रह सकता है। 300 किलोग्राम हथियार कैरी कर सकता है। दिखने में अमेरिकी MQ-9 रीपर जैसा लगता है। ईरान के पास करीब ऐसे ड्रोन्स की संख्या 1500 के करीब है। फिर आ जाइए अरश 2 पर। अरश 2 की रेंज 2000 किलोमीटर है। इसमें 150 किलोग्राम का वॉरहेड लगा होता है। ईरान ने इसे बेन गुरियन एयरपोर्ट पर हमले के लिए इस्तेमाल भी किया था। यह ड्रोन रेडार की पकड़ में कम आता है। अरश 2 ईरान के पास तकरीबन 1800 की संख्या में है। मुहाजिर 6 पर आ जाइए। एक बताया जाता है कि 180 यूनिट इसकी सेवा में है। निगरानी और हमले दोनों में सक्षम है। इसे ईरान ने रूस समेत कई देशों को निर्यात भी किया है। ईरान के पास मुहाजिर 6 करीब 1400 की संख्या में मौजूद है। यही वो ड्रोन्स हैं, यही वो ब्रह्मास्त्र हैं जिससे अमेरिका भी कांपता है, जिसे डोनाल्ड ट्रंप डरते हैं, जिसे डोनाल्ड ट्रंप की सेना को डर लगता है, खौफ आता है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो यकीन मानिए अमेरिका एक बार फिर से हमला कर चुका होता। अमेरिका 50 दिन तक अरबों डॉलर खर्च कर मिडिल ईस्ट में अपने जंगी बेड़े को नहीं रोकता और होर्मुज खुलवा चुका होता और ईरान से यूरेनियम ले चुका होता। लेकिन ये आसमानी ड्रोन्स की ताकत है ईरान की कि अमेरिका बैकफुट पर है। जरा देखिए ड्रोन्स के विजुअल्स को, जिस तरह से IRGC ने इसे एक एक करके जारी किया है। ये कैसे अमेरिका जैसे सुपर पावर देश को घुटनों पर टिका रहे हैं। तो ड्रोन्स की ताकत आपने देख ली, ड्रोन्स की तस्वीरें आपने देख ली, उसकी काबिलियत आपने जान ली। अब आपको बताते हैं पानी के अंदर समंदर में ईरान कितना मजबूत है। और अगर ईरान समंदर के अंदर मजबूत है तो फिर होर्मुज में अमेरिका उसका बाल बांका नहीं कर सकता। और यह बात साबित हो चुकी है। कहते हैं ईरान के पास अंडर वाटर ऐसे ड्रोन हैं जिसका तोड़ किसी के पास नहीं है, जिसकी मारक क्षमता काफी तगड़ी है। यानी पानी के अंदर ईरान वो मगर है जिसे होर्मुज में कोई दुश्मनी नहीं लेना चाहेगा। तो एक कहावत है कि पानी में रहकर मगर से बैर नहीं कर सकते, यानी कि मगरमच्छ से आप दुश्मनी मोल नहीं ले सकते। और ईरान पानी का वो मगरमच्छ है जो होर्मुज में अमेरिका को साबुत निगलने की ताकत रखता है। ईरान के पास हुट है 3 अलग अलग तरीके के अंडर वाटर ड्रोन। अंडर वाटर ड्रोन की अगर बात करें तो पहला नाम है अजदर का। अमेरिकी नौसेना के युद्धपोतों को चुपचाप निशाना बनाने में सक्षम। सबसे बड़ी ताकत स्टेल्थ है। दुश्मनों के सोनार में दिखता नहीं है। दुश्मनों के नौसैनिक ठिकानों, बंदरगाहों, पनडुब्बियों को आसानी से निशाना बना सकता है। एक और ड्रोन है अंडर वाटर जिसका नाम है नरवाल। नरवाल अंडर वाटर ड्रोन चुपके से वार करने की ताकत रखता है। दुश्मन के डिस्ट्रॉयर, मिलिट्री जहाजों को ही अपना निशाना बनाता है। ये ड्रोन सोनार की नजर से बचकर युद्धपोतों के पास पहुंचता है और
सबसे बड़ी ताकत ये समंदर के अंदर 300 मीटर गहराई में जाकर भी ऑपरेट कर सकता है। एक और ड्रोन है अंडर वाटर जिसका नाम है एक्वेटिक फैंटम। एक्वेटिक फैंटम में डिटेक्ट ना होने की क्षमता है। दुश्मन के लिए इसे ट्रैक कर पाना लगभग नामुमकिन है। सुसाइड या अटैक ड्रोन के रूप में इसको डिजाइन किया गया है। सबमरीन फ्रिगेट जहाजों से टकराकर भारी नुकसान पहुंचाता है और इसे ईरान का आप जल दैत्य भी कह सकते हैं। 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हूट चलता है। 200 किलोग्राम का हाई एक्सप्लोजिव वॉरहेड ले जाने में हूट सक्षम है, यानी कि एक और जल दैत्य है जिसे हूट कहते हैं। और ये मिलकर ईरान को पानी के अंदर वो मगरमच्छ बनाते हैं जिससे लोहा लेना बहुत मुश्किल है। लेकिन इधर खबर है कि सीजफायर के बीच ईरान ने मिसाइल और ड्रोन का उत्पादन लगभग 10 गुना तक बढ़ा दिया, क्योंकि ईरान को पता है कि उसकी ताकत आर्मी में कम है, एयरफोर्स में भी कम है और नेवी में कम है, तो उसे मिसाइल और ड्रोन्स पर फोकस करना होगा। यानी आपका जो एरिया मजबूत है उसे और मजबूत करिए। इसके जरिए मिडिल ईस्ट में ईरान अस्तित्व बचाए रखने की लड़ाई लड़ रहा है और अमेरिका जैसे सुपर पावर से लोहा भी ले रहा है। कहते हैं ईरान में आम लोग भी ड्रोन बनाने में सेना की मदद कर रहे हैं और इसलिए ड्रोन और मिसाइल उत्पादन में बहुत तेजी आई है पिछले कुछ महीनों में। अगर ईरान की बात की जाए तो ये तो ड्रोन्स की बात रही। मिसाइलों के मामले में क्या स्थिति है? वो कौन सी मिसाइल है जिससे ईरान की मिसाइलों से अमेरिका इतना खौफ खा रहा है? कहते हैं ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइल जो ऑन रिकॉर्ड है वो 2500 किलोमीटर तक मार कर सकती हैं, जिसमें सेजल, इमाद, गद्र, शहाब, खुर्रमशहर और होवेजे शामिल है। ईरानी मिसाइलों के मामले में मिडिल ईस्ट में सबसे ज्यादा ताकतवर मुल्क है ईरान। चलिए आपको बताते हैं मिसाइलों के बारे में और जानते हैं कौन कौन से मिसाइल तबीयत खराब कर रही है अमेरिका की। तो ये तस्वीर सबसे पहले सेजल की आप देख लीजिए। इसकी रेंज लगभग 2500 किलोमीटर तक हाइपरसोनिक रफ्तार है, 17,000 किलोमीटर से ज़्यादा की रफ्तार और 2000 है इसकी संख्या ईरान के पास। अगर मौजूदा दौर में बातचीत की जाए सबसे घातक जो इसकी ताकत की बात की जाए तो वो इसकी रफ्तार है। अगर फत्ता 2 की बात की जाए तो ये रेंज इसकी 1400 किलोमीटर। खासियत हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल है और मनूवरेबल वॉरहेड है। इसका मतलब ये हुआ कि इस मिसाइल का लक्ष्य फायर करने के बाद भी चेंज किया जा सकता है। इसी तरह से बात करें खुर्रमशहर की तो रेंज 2000 किलोमीटर से ज्यादा। खासियत 1500 किलोग्राम का वॉरहेड ये ले जा सकता है और संख्या 4000 है इस वक्त ईरान के पास। इसी तरह इमाद की बात की जाए तो रेंज 1700 किलोमीटर है, गाइडेड मिसाइल है, 750 किलोग्राम का वॉरहेड लगाया जा सकता है। यह भी 2000 की संख्या में ईरान के पास मौजूद। आप बताइए ना कैसे लड़ेगा अमेरिका? ना ड्रोन्स की संख्या में कोई कमी है, ना मिसाइल की संख्या में कोई कमी है। जाहिर सी बात है ईरान सिर्फ ड्रोन पावर नहीं बल्कि लंबी दूरी की मिसाइल ताकत के दम पर भी मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ी ताकतों में शुमार है। फत्तह 2 हाइपरसोनिक मिसाइल का पहला युद्धक प्रयोग अप्रैल 2024 में हुआ, जब IRGC ने दावा किया कि इसने इजराइल के नेवातिम एयरबेस को नुकसान पहुंचाया। ईरान ने जंग से पहले रूस और उत्तर कोरिया की मदद से ICBM का टेस्ट किया था। हो सकता है कि आने वाले समय में ईरान इसका उपयोग भी कर ले। उधर ईरानी सेना की बात करें, उसकी ताकत की बात करें तो एक तो ईरान की अपनी सेना है और दूसरी ओर IRGC के भी जवान हैं। कुल मिलाकर ईरान के पास 100 से ज्यादा युद्धपोत, 18,500 के आसपास नौसैनिक कर्मी बताए जा रहे हैं। IRGC नेवी के पास करीब 45 या उससे ज्यादा छोटे युद्धपोत हैं। इसके अलावा सैकड़ों छोटे तेज रफ्तार हथियारबंद नावें भी हैं। तेज रफ्तार पानी में चलने वाले ड्रोन्स भी हैं। ईरान के पास करीब 25 पनडुब्बियां हैं, 21 गश्तीपोत हैं और एक माइन युद्धपोत है। तारिक क्लास की रूसी निर्मित पनडुब्बियां क्रूज मिसाइल दाग सकती हैं और समुद्री सुरंगें बिछा सकती हैं और जहाज को भी डुबो सकती हैं। पनडुब्बियां खाड़ी के उथले पानी के लिए बनाई गई हैं। समुद्र तल पर स्थिर रहने पर इन्हें पकड़ना बहुत मुश्किल है, जिससे वो घात लगाकर हमले के लिए आदर्श है। ईरानी आसमान की ताकत की बात करें तो ईरान की वायुसेना को उसकी पारंपरिक सेना की सबसे कमजोर कड़ी माना जाता है। उसके पास तकरीबन 250 लड़ाकू विमान हैं जो कि दशकों पुराने हैं और इसकी वजह से अमेरिकी और रूसी विमान स्पेयर पार्ट्स की कमी से जूझते रहते हैं। और इसमें स्पेशली खेल हुआ है यूएस के सैंक्शन का, क्योंकि पश्चिमी देशों के सैंक्शंस ने
ईरान को टेक्नोलॉजी नहीं खरीदने दी, जिसकी वजह से उनकी वायुसेना खंडहर हो गई। इसलिए ईरान ने ड्रोन्स और मिसाइल को अपनी स्पेशल ताकत बताया। चलिए आपको बताते हैं कि ट्रंप बार बार सोशल मीडिया पर जो आके दावे करते हैं उसकी हकीकत क्या है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अक्सर सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ईरानी सेना को लेकर बड़े दावे करते हैं, लेकिन हकीकत तो यह है कि इन बयानों में काफी हद तक मनोवैज्ञानिक युद्ध और राजनीतिक बयानबाजी ही शामिल है। ट्रंप के दावे का जमीनी हकीकत से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। वो कहते हैं कि हमने ईरानी सेना और अर्थव्यवस्था को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। हकीकत तो यह है कि ईरानी सेना और IRGC अभी तक पूरी तरीके से इंटैक्ट हैं, यहां तक कि अंदर भी कोई बगावत नहीं। दावा नंबर 2, ईरानी नौसेना के सभी जहाज डुबो दिए। और सच्चाई यह है कि ईरानी नौसेना के जहाज तो नष्ट हुए हैं, ठीक बात है, लेकिन सभी डुबो दिए ऐसा नहीं है। दावा नंबर 3, ईरान अमेरिका से डील के लिए बेताब है। हकीकत यह है कि कूटनीतिक मोर्चे पर ईरान का रुख अलग है और अमेरिका कूटनीतिक मोर्चों पर बटा हुआ है। दावा नंबर 4, ईरानी मिसाइल ड्रोन्स भंडार तबाह कर दिए गए। हकीकत यह है कि 60% से ज्यादा आज की तारीख में मिसाइल और ड्रोन्स दोनों सुरक्षित हैं। दावा यह भी है कि अमेरिका से ईरान जंग करने लायक बचा ही नहीं है। ईरान अभी भी अमेरिका को बड़े सरप्राइज देने में सक्षम है, यह पलटवार हो रहा है। दावा यह है कि ईरान पर हमला करने से कई देशों ने रोका। हकीकत यह है कि अमेरिका फिर से जंग में जाने से डर रहा है। अब आप फैसला कीजिए कि सच्चाई क्या है और दावे क्या है, और क्या उन दावों का हकीकत से कोई लेना देना है। कुल मिलाकर कहें तो ट्रंप के दावे उनके मैक्सिमम प्रेशर की कूटनीतिक हिस्सा का एक तरह से लब्बो-लुबा मान लीजिए, जिसका मकसद ईरान को डराना है, प्रेशर डालना है, घरेलू जनता के सामने अपनी मजबूत छवि पेश करना है और ईरान को समझौते के लिए मजबूर करना है। असल में ईरान के पास आज भी काफी मजबूत सैनिक क्षमता है, फायर पावर है और अपने प्रॉक्सी समूहों का एक बहुत बड़ा नेटवर्क भी मौजूद है। ईरान की ताकत परंपरागत सेनाओं में नहीं बल्कि आसमानी युद्ध में है, क्योंकि सस्ते ड्रोन्स की भारी तादाद है और यही वो ब्रह्मास्त्र है जिसे ईरान इस युद्ध में अब तक इस्तेमाल करता आया है। फिर चाहे वो लंबी दूरी की मिसाइलें हों, हुर्मुज की नाकेबंदी हो, ये 3 हथियार ऐसे हैं जो अमेरिकी जैसी महाशक्तियों को भी रणनीतिक संकट में डाल रहा है। और ट्रंप के दावों में तथ्य जरूर है कि सतही नौसेना और कई मिसाइल ठिकानों को नष्ट किया, लेकिन ईरान की ड्रोन सेना उत्पादन और क्षमता और भूमिगत बुनियादी ढांचों को अभी तक छू भी नहीं पाए हैं डोनाल्ड ट्रंप। और मिडिल ईस्ट की तस्वीर आप देखिए किस तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। फुल स्क्रीन तस्वीर आपको दिखाते हैं, अभी ताजा तस्वीरें आई हैं, अभी भी कई जहाज मिडिल ईस्ट में फंसे हुए हैं। चलिए अगली खबर की तरफ पढ़ते हैं और बताते हैं आपको कि अब हुर्मुज में क्या चल रहा है। अमेरिका और ईरान मिलकर क्या खिचड़ी पका रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि अमेरिका और ईरान मिलकर नूरा कुश्ती कर रहे हो और अमेरिका को मिड टर्म इलेक्शंस जीतने हो और सितंबर के आसपास सीजफायर का ऐलान हो जाए, जंग खत्म होने का ऐलान हो जाए और डोनाल्ड ट्रंप अचानक से पूरी दुनिया में हीरो बनकर छा जाए, जो खुलकर कहें कि मैंने न सिर्फ हुर्मुज खुलवाया बल्कि हमने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। और अमेरिका की जनता इस बात से खुश होकर डोनाल्ड ट्रंप को मिड टर्म इलेक्शंस में 100 में 100 नंबर दे दे और मिड टर्म इलेक्शंस को डोनाल्ड ट्रंप जीत जाए। कोई बहुत बड़ी बात नहीं, ऐसा हो भी सकता है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को लेने के देने पड़े हुए हैं। अमेरिका में चुनाव हार जाने का खतरा बढ़ रहा है, अप्रूवल रेटिंग रसातल में है, लोकप्रियता जा चुकी है
वो कहते हैं ना, मरता क्या ना करता। हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए हमला किया हो, लेकिन हो सकता है जल्दबाजी में कर दिया हो। जून जुलाई के बाद करते तो थोड़ा और कम समय मिलता, लेकिन फिर वो एप्स्टीन फाइल भी तो सिर पे था। खैर, अमेरिका ईरान में सीजफायर की बात पुरानी हो चुकी है। बीते 50 दिनों में सीजफायर के बीच अभी तक डील पर बात नहीं बन पाई है। एक और खबर है कि ट्रंप को ईरान का प्रस्ताव पसंद नहीं आया। दूसरी ओर ड्राफ्ट प्रस्ताव मुस्तबा को भी मंजूर नहीं है। खबर यह है कि मुस्तबा चाहते हैं कि यूरेनियम और होर्मुज को छोड़कर बात हो। दिक्कत यह है कि अमेरिका चाहता है कि सिर्फ होर्मुज और यूरेनियम पर ही बात करें, बाकी मसले हमारे लिए नल एंड वाइड है। अब्राहम अकॉर्ड देख लेंगे बाद में, ईरानी सैंक्शन देख लेंगे बाद में, लेकिन दो मुद्दे ऐसे हैं जिस पर अमेरिका वीटो नहीं छोड़ना चाहता। पहला परमाणु कार्यक्रम और दूसरा होर्मुज का गलियारा, जिसे होर्मुज स्ट्रेट के नाम से आप जानते हैं। अमेरिका और ईरान जंग के बीच ताजा खबर तो यह है कि ईरान ने दावा किया है कि एक अमेरिकी विमान को उसके बुशेहर प्रांत में मार गिराया है। सरकारी टीवी ने बताया कि ईरानी वायु रक्षा प्रणाली ने अमेरिकी विमान को निशाना बनाया। हालांकि अमेरिका ने इस दावे को खारिज कर दिया है कि MQ-9 रीपर ड्रोन मार गिराया गया है। MQ-9 का लॉस होना बहुत बड़ा लॉस है। अब तस्वीर आप देखिए कि किस तरह से इस ड्रोन को मार गिराने जाने का दावा किया गया है, जिससे ईरान और अमेरिका में तनाव एक बार फिर से बढ़ सकता है। MQ-9 रीपर की ताकत क्या है? MQ-9 रीपर अमेरिका का बेहद घातक हाई एल्टीट्यूड कॉम्बैट ड्रोन है। 50,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरने में सक्षम है। MQ-9 रीपर लगातार लगभग 27 घंटे तक हवा में रह सकता है। हेलफायर मिसाइल और लेजर गाइडेड बम लगाने की ताकत है। जासूसी और सटीक एयर स्ट्राइक के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ड्रोन में हाई रेजोल्यूशन कैमरा है, रेडार और एडवांस सेंसर लगे होते हैं। सैटेलाइट के जरिए हजारों किलोमीटर दूर से कंट्रोल किया जा सकता है। अमेरिकी सेना ने अफगानिस्तान, इराक और ईरान में इसका उपयोग किया। हर एक की कीमत लगभग $15 करोड़ यानी कि करीब 1,250 करोड़ रुपए है। अब तक 26 ड्रोन की तबाही करके ईरान अमेरिका को 32,500 करोड़ रुपए की शपथ लगा चुका है। एक और अमेरिका और ईरान के बीच तनातनी है। दूसरी ओर न्यूयॉर्क सिटी के मेयर जोहरान ममदानी ने ईरान जंग का विरोध कर दिया है, यानी डोनाल्ड ट्रंप घरेलू मोर्चे पर भी गिर रहे हैं। ममदानी ने कहा कि ईरान युद्ध अब खत्म होना चाहिए क्योंकि इसकी सबसे बड़ी कीमत आम लोग चुका रहे हैं और एक व्यक्ति की गलती का खामियाजा सब भुगत रहे हैं। इशारा डोनाल्ड ट्रंप की तरफ था। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए ममदानी ने कहा कि आज से 3 महीने पहले एक ऐसा युद्ध शुरू हुआ था जिसके लिए किसी ने वोट नहीं किया था, लेकिन इसकी कीमत उन लोगों ने चुकाई जिनकी इसमें कोई आवाज नहीं थी। उन्होंने कहा कि इस युद्ध में हजारों नागरिकों की जान जा चुकी है, साथ ही 13 अमेरिकी सैनिक भी मारे गए हैं जो अब कभी अपने परिवारों के पास वापस लौटकर नहीं आ पाएंगे। ममदानी ने कहा कि इस युद्ध का असर सिर्फ युद्ध क्षेत्र तक सीमित नहीं है बल्कि अमेरिका के आम लोगों पर भी पड़ रहा है, यानी अमेरिका के लोग ही अब ईरान जंग के विरोध में उतर आए हैं। जरा तस्वीर एक बार फिर से आपको दिखाते हैं। खबर है कि ईरान और अमेरिका में परमाणु कार्यक्रम में मतभेद है। अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु कार्यक्रम को लेकर बातचीत तो जारी है, लेकिन कुछ बड़े मुद्दों पर अभी
सहमति नहीं बन पाई है। किन बड़े मुद्दों पर नहीं बन पाई ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन खबरों की माने तो दोनों पक्ष 95% मामलों पर सहमत हो चुके हैं, लेकिन कुछ अहम मुद्दों पर अभी चर्चा बाकी है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा कि सबसे बड़ा विवाद ईरान का एनरिच्ड यूरेनियम है और उस कार्यक्रम को लेकर जिस तरह की भाषा है ईरान की और जो शर्तें हैं वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आपको सुनवाते हैं जेडी वेंस ने क्या कहा है। I think it's hard to say exactly when or if the president's going to sign the MOU. We're going back and forth on a couple of language points. I do think that we've made a lot of progress here. It's very clear that I think the Iranians, they want a deal, and they want to open the Straits of Hormuz. We want them to open the Straits of Hormuz. There are a couple of issues on the nuclear stuff, the highly enriched stockpile, and also the question of enrichment. So, we're going back and forth with them. We do think they're negotiating, at least so far, in good faith, and we're making some progress. Hopefully, we'll continue to make progress. The president will be in a position where he can endorse the agreement, but obviously, that's still TBD. Or if the president's going to sign the MOU, we're going back and forth on a couple of language points. I do think that we've made a lot of progress here. It's very clear that I think the Iranians, they want a deal, and they want to open the Straits of Hormuz. We want them to open the Straits of Hormuz. There are a couple of issues on the nuclear stuff, the highly enriched stockpile, and also the question of enrichment. So, we're going back and forth with them. We do think they're negotiating, at least so far, in good faith, and we're making some progress. Hopefully, we'll continue to make progress. The president will be in a position where he can endorse the agreement, but obviously, that's still... अमेरिका डील को लेकर पॉजिटिव है, लेकिन ईरानी अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर बहुत पॉजिटिव है। उधर समंदर में खुलेआम ईरानी तेल ढो रहे 8 जहाजों पर अमेरिका ने नया सैंक्शन लगा दिया। यूएस ने टोल वसूली सिस्टम को बैन किया। अमेरिका ने ईरान के तेल कारोबार से जुड़े जहाजों और नए संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाए हैं। ये कदम ऐसे समय में उठाए गए हैं जब अमेरिका और ईरान युद्ध विराम को लेकर शुरुआती समझौते पर पहुंच गए हैं। अमेरिकी ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने कहा कि प्रतिबंधित संस्थाएं ईरानी सेना के तेल बिक्री नेटवर्क से जुड़ी हुई हैं। सीजफायर के बीच अमेरिका का ईरान पर सैंक्शन कई मायनों में तनाव बढ़ाने वाला कदम बताया जा रहा है। अमेरिका ने हाल ही में 8 जहाजों पर प्रतिबंध लगाया है। ईरान तेल से जुड़ी 15 संस्थाओं पर बैन लगाया है। अमेरिका से जंग के बीच ईरान का तेल से जो इनकम है वो बढ़ चुका है, लेकिन अमेरिका लगातार ईरान को परेशान कर रहा है और सैंक्शंस बढ़ाता जा रहा है। अमेरिका ने ईरान की उस नई एजेंसी को निशाना बनाया जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों की आवाजाही को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है। नए प्रतिबंधित जो नियम है उसमें ईरान की पर्शियन गल्फ स्टेट अथॉरिटी और उस एजेंसी के साथ काम करने वाले सभी व्यक्तियों या संस्थाओं को निशाना बनाने की बात कही गई है। इस एजेंसी की घोषणा इस महीने की गई थी। ये संस्था स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों से सुरक्षित रास्ता देने के एवज में टोल वसूलने का काम करती है और जो टोल वसूला जाता है वो प्रति जहाज $20 लाख तक हो सकता है। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड यानी कि IRGC ने अपनी टोल वसूली एजेंसी का बचाव करते हुए कहा कि इस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग से सुरक्षित आवाजाही केवल उसी कॉरिडोर से संभव है जिसको IRGC ने तय किया है। गार्ड्स ने चेतावनी दी कि तय रास्ते से हटने वाले जहाजों को हमलों और अन्य खतरों का सामना करना पड़ सकता है। और इसी बीच खबर आई कि ईरान ने प्रतिबंधों के बीच तेल बेचकर खूब मुनाफा कमाया, जिससे अमेरिका की आंखें भी फटी की फटी रह गई। क्योंकि आपको याद होगा कि सीजफायर के दरमियान अमेरिका ने ईरान को सैंक्शंस में, खासकर ऑयल सैंक्शन में 30 दिन की राहत दी थी। इस 30 दिन का फायदा अमेरिका ने भरपूर उठाया और ईरान ने भी भरपूर उठाया। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि ईरान अमेरिका की नाकेबंदी को नाकाम करते हुए अपना तेल कारोबार जारी रखे हुए है। आइए आपको बताते हैं इस बारे में और ज्यादा जानकारी। ईरान से रोजाना 1.5 बिलियन बैरल तेल का निर्यात होता है। शैडो फील्ड के जरिए ईरान तेल बेच रहा है। अमेरिकी नाकेबंदी के बावजूद ईरान को फायदा है। नाकेबंदी के बाद से ईरान ने अब तक करीब 70 मिलियन बैरल तेल बेच लिया है। ईरान ने सबसे ज्यादा तेल अभी भी चीन को ही बेचा है। तो आपने जान लिया कि ईरान का तेल कारोबार में फायदा कैसे है।
अमेरिका कैसे कंट्रोल करना चाहता है और अमेरिका की नजर किस चीज पर है, यानी कि सीधे सीधे तेल पर है। लेकिन आखिर ईरान अमेरिका की नाकेबंदी को कैसे धोखा दे रहा है और वहां से जहाज कैसे निकल रहे हैं, जिसका दावा भारत ने भी किया है। कहते हैं ईरान शैडो फ्लीट के जरिए अभी भी कच्चा तेल बेच रहा है। कच्चे तेल को पुराने टैंकरों के माध्यम से भरा जाता है। एक साथ होर्मुज से गुजरते हैं कई तेल टैंकर और होर्मुज से निकलते ही चीन की ओर तेजी से बढ़ते हैं। टैंकर्स की सुरक्षा के लिए तैनात रहते हैं IRGC के जवान और सैटेलाइट से बचने के लिए टैंकरों के नंबर्स मिटा दिए जाते हैं और टैंकरों के सामान को काले तरपाल से ढक दिया जाता है। टैंकर्स पर सेफ मैसेज के लिए संबंधित देश से संपर्क करता है ईरान। और इसके सोर्स के बारे में अगर आप पूछेंगे तो ये पश्चिमी मीडिया के हवाले से खबर है। उधर खाड़ी क्षेत्र में ईरान और अमेरिका के साथ तनाव लगातार बढ़ा हुआ है। ईरान के साथ बढ़ते तनाव के बीच अमेरिकी नौसेना ने अरब सागर में अपनी सैन्य तैयारियों को और तेज कर दिया है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक अमेरिकी युद्धपोत USS त्रिपोली LHA-7 पर तैनात आधुनिक MH-60 सी हॉक हेलीकॉप्टर ने हाल ही में अरब सागर में रैंपल ट्रेनिंग की है। अभी रैपल ट्रेनिंग क्या है? पूरे ऑपरेशन में सबसे अहम भूमिका अमेरिकी नौसेना का MH-60 सी हॉक हेलीकॉप्टर निभा रहा था। इसे दुनिया के सबसे घातक और खतरनाक मल्टी रोल नौसैनिक हेलीकॉप्टर्स में गिना जाता है। इसकी अपनी कई खूबियां हैं। इसे समुद्र के अंदर छिपकर पनडुब्बियों के काल, इसको पनडुब्बियों का काल माना जाता है। सी हॉक हेलीकॉप्टर की सबसे बड़ी ताकत इसकी पनडुब्बी रोधी क्षमता है। इसमें बेहद एडवांस सोनार सिस्टम लगे हैं और सेंसर भी लगे हैं जो समंदर की गहराइयों में छिपे दुश्मन के पनडुब्बियों को आसानी से ढूंढ निकालते हैं। कुल मिलाकर कहें तो अमेरिका और ईरान में सीजफायर तो बहाना है, असली मकसद ताकत जुटाना है और वो भी यही रहा है। ईरान मिसाइल्स तैयार कर रहा है, ड्रोन्स बना रहा है। मिडल ईस्ट में अमेरिका अपनी सैन्य ताकत बढ़ा रहा है। उधर सीजफायर के बीच ईरान की कंपनियों पर सैंक्शन का दबाव जारी है। कुल मिलाकर कहें तो ईरान को कमजोर करने के लिए अमेरिका साम दाम दंड भेद सब कर लेना चाहता है, लेकिन ईरान फुल फायर है। इसमें देखना होगा कि आगे क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या नेतन्याहू ने अपने सपने पर काम करना शुरू कर दिया है? नेतन्याहू का वही पुराना सपना ग्रेटर इजराइल बनाने का। हाल ही में एक ऐसी खबर सामने आई जिसमें पता चला कि नेतन्याहू ग्रेटर इजराइल के रास्ते पर चल पड़े। तो क्या है नेतन्याहू का ग्रेटर इजराइल प्लान? आज इसी पर जानिए आप डिटेल न्यूज वर्ल्ड नाउ में। दरअसल खबर यह आई है कि नेतन्याहू ग्रेटर इजराइल के कॉन्सेप्ट पर काम शुरू कर चुके हैं। खबर है कि इजराइल ने गाजा पर कब्जे का आदेश दे दिया है और उसी रास्ते पर काम कर रहे हैं नेतन्याहू। खबर है कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा पट्टी के 70% हिस्से को सैन्य कब्जे में लेने का आदेश जारी कर दिया है। और उससे पहले गाजा से आई कुछ तस्वीर आप देख लीजिए। ये वही गाजा है जो पहले ही खंडहर में तब्दील हो चुका है। इस पर कब्जा करके बेंजामिन नेतन्याहू नया इजराइल बनाना चाहते हैं, जिसे ग्रेटर इजराइल का नाम दिया जा रहा है। तो क्या गाजा पर कब्जे के लिए ही युद्ध की शुरुआत हुई थी और हमास के खिलाफ जंग तो सिर्फ बहाना था? वेस्ट बैंक में गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह दावा किया गया कि हम इस समय हमास को खत्म कर रहे हैं। यह दावा इजराइल की ओर से था।
कहीं कहीं खबर यह भी छपी कि इजराइल अब 100% गाजा पर कब्जा करना चाहता है। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि 100% कब्जा कर लो लेकिन हमले बंद कर दो। इस पर नेतन्याहू ने कहा कि हम धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाएंगे, पहले 70% तक पहुंचते हैं, फिलहाल वहीं से शुरुआत करते हैं। हम हर तरफ से उन पर दबाव बना रहे हैं और बाकी बचे लोगों को भी जल्द ही निपटाया जाएगा। सुनिए इस बयान को। עכשיו, אנחנו בתהליך שהכוח שלנו, אנחנו יכולים למנף את הכוח שלנו עם הרבה כיוונים. נצטרך עוד למחוץ את חיזבאללה, אנחנו כרגע לופתים את חמאס, כן? אנחנו עכשיו ב-60% משטח הרצועה, אתם יודעים את זה. היינו ב-50, עברנו ל-60, הדירקטיבה שלי היא לעבור עכשיו, אנחנו בתהליך שהכוח שלנו, אנחנו יכולים למנף את הכוח שלנו עם הרבה כיוונים. נצטרך עוד למחוץ את חיזבאללה, אנחנו כרגע לופתים את חמאס, כן? אנחנו עכשיו ב-60% משטח הרצועה, אתם יודעים את זה. היינו ב-50, עברנו ל-60, הדירקטיבה שלי היא לעבור लेकिन अगर देखा जाए नियम कायदों के हिसाब से तो ये कदम अक्टूबर 2025 में हुए युद्धविराम समझौते की शर्तों का उल्लंघन है। समझौते के तहत इजरायली सेना को एक येलो लाइन के पीछे हटना था। इस लाइन के बाद गाजा का करीब 53% हिस्सा इजराइल के नियंत्रण में था। हमास का आरोप है कि इजराइल चुपचाप इस सीमा को और अंदर खिसका रहा है और कई रिपोर्ट्स के मुताबिक गाजा के करीब 60 से 64% इलाके पर इजराइल का नियंत्रण है, जिसे वो 70% तक ले जाना चाहते हैं। इजराइल हमास के बीच शांति योजना के अगले चरण में हमास के हथियार छोड़ने और इजरायली सेना की वापसी का प्रस्ताव है, लेकिन दोनों पक्ष के बीच बातचीत फिलहाल ठप पड़ी हुई है। गाजा में क्या कुछ चल रहा है यह भी जान लीजिए। 2.5 साल से गाजा खंडहर बना हुआ है। गाजा इजराइल जंग की शुरुआत 7 अक्टूबर 2023 को हुई, जब हमास ने इजराइल पर बड़ा हमला किया था। इजराइल ने गाजा में बड़े पैमाने पर सैन्य कार्रवाई शुरू की। युद्ध करीब 15 महीने से ज्यादा तक चलता रहा। इस जंग में हजारों लोगों की मौत हुई। गाजा जंग में 83% आम नागरिकों की जान गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक 67,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए, जिनमें बड़ी संख्या में महिलाओं और बच्चे थे। इजराइल ने 1200 से ज्यादा लोग शुरुआती हमले में मारे गए, जबकि गाजा में भारी तबाही हुई और लाखों लोग बेघर हो गए। गाजा की ज्यादातर इमारतें, स्कूल, अस्पताल सब क्षतिग्रस्त हो गए। करीब 90% घर किसी न किसी रूप में नष्ट हुए या फिर खत्म हो गए। गाजा के कई हिस्सों में अकाल जैसे हालात भी पैदा हो गए। तो बेंजामिन नेतन्याहू ग्रेटर इजराइल बना रहे हैं। क्या है ये ग्रेटर इजराइल का प्लान? ग्रेटर इजराइल का प्लान यह है कि इजराइल की सीमा को पूरे गाजा तक फैला देना और इजराइल में गाजा पट्टी को शामिल कर लेना। लेबनान, सीरिया और कुछ देशों का हिस्सा लेना प्लान है। ग्रेटर इजराइल का विजन बहुत बड़ा है, नेतन्याहू कहते रहे हैं। अगस्त 2025 में नेतन्याहू ने कहा ग्रेटर इजराइल बनेगा। 2023 में यूएन में भी इजराइल ने एक मैप दिखाया था। उस मैप में फिलिस्तीन गायब था, जिससे विवाद हुआ। ईरान हिजबुल्लाह पर हमला इसे प्लान का हिस्सा बताया गया। माना जा रहा है कि इजराइल अब ग्रेटर इजराइल की ओर बढ़ रहा है। साल 2024 में इजरायली जवान को ग्रेटर इजराइल का बैज पहनने का नोटिस जारी किया गया था। उसके बाद से ही ग्रेटर इजराइल की परिकल्पना सिर उठाने लगी थी। माना जा रहा है ग्रेटर इजराइल मिस्र में नील नदी से लेकर इराक के फरात नदी तक फैला होगा। ग्रेटर इजराइल में पूरा फिलिस्तीन, जॉर्डन, लेबनान शामिल होंगे, जबकि सीरिया, मिस्र, इराक और सऊदी अरब का भी कुछ हिस्सा आ जाएगा। इजराइल का फिलहाल क्षेत्रफल करीब 20,770 स्क्वायर किलोमीटर है, जबकि ग्रेटर इजराइल का जो कॉन्सेप्ट है उसका क्षेत्रफल 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर का हो सकता है। इजराइल ने फिलिस्तीन के कुछ हिस्से पर कब्जा कर लिया है। इसके अलावा सीरिया की गोलान हाइट्स पर भी कब्जा कर चुका है। एक अनुमान के मुताबिक ग्रेटर इजराइल में लेबनान का करीब 10,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है, जॉर्डन का करीब 89,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है और फिलिस्तीन का लगभग 6,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया आ सकता है। इसके अलावा सीरिया का लगभग 1,20,000 से 1,40,000 स्क्वायर किलोमीटर इलाका, इराक का करीब 1.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया, मिस्र का लगभग 60 से 80,000 स्क्वायर किलोमीटर इलाका और सऊदी अरब का लगभग 1 से 1.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर इजराइल ग्रेटर इजराइल में दिखाता है। चलिए आपको बताते हैं इजराइल ने अब तक पड़ोसी मुल्कों की कितनी जमीन को कब्जा किया है।
सबसे पहले आप आ जाइए दक्षिण लेबनान में 576 स्क्वायर किलोमीटर इलाके पर कब्जे की खबर है। सीमा से करीब 12 किलोमीटर तक अंदर घुस चुके हैं इजरायली जवान। सीरिया में आ जाइए, सीरिया में 233 स्क्वायर किलोमीटर इलाके पर कब्जे की खबर है, जहां पर उनके एक सीक्रेट बेस की भी बात की जाती है। गाजा में आ जाइए, गाजा के आधे से ज्यादा इलाके पर कब्जा हो चुका है इजराइल का। 206 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका है, लगभग 40 to 50%। अब मैप के जरिए भी आप देख लीजिए क्या है इजराइल का लेबनान को लेकर प्लान। इजराइल के उत्तरी हिस्से में लेबनान मौजूद है, साथ ही एक और गोलान हाइट्स मौजूद है। इजराइल के दक्षिण हिस्से के करीब है गाजा। माना जा रहा है, जरा फुल स्क्रीन आप देखिए, लेबनान के आसपास की स्थिति को माना जा रहा है कि इजराइल की रणनीति लेबनान में एक बफर जोन बनाने की है, यानी इजराइल बॉर्डर से लगे हुए लेबनान के इलाके पर कब्जा करके उसे बफर जोन में बदल देगा, ताकि इजराइल का उत्तरी हिस्सा सुरक्षित हो सके। इजराइल का मुख्य मकसद हिजबुल्लाह को लितानी नदी के उत्तर की ओर धकेलना है। योजना के मुताबिक सीमा से 5 से 10 किलोमीटर अंदर तक जोन बनाया जा सकता है। इजराइल चाहता है कि हिजबुल्लाह के आतंकियों को इजराइल के बॉर्डर से दूर किया जा सके, ताकि उत्तरी इजराइल के रहने वाले लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। अब ये ग्रेटर इजराइल का कॉन्सेप्ट कैसे पूरा होगा? क्या इजराइल इतना बड़ा मुल्क हो जाएगा कि उसके साइज का कोई मुल्क मिडिल ईस्ट में नहीं बचेगा? ऐसे कई सारे सवाल हैं। और क्या इस मिशन की शुरुआत बहुत पहले कर दी गई थी? नजर आइए इस खबर पर, बताएंगे आपको आगे भी और जानकारी, लेकिन वर्ल्ड नाउ में फिलहाल आज के लिए इतना ही। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।